नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को एक नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयर व्हीकल यानी कि NCCAV को डेवलप करने का काम दिया जा रहा है, जो इंडियन नेवी के फाइटर जेट के साथ अनमेन्ड एरियल सिस्टम को इंटीग्रेट करने का काम करने वाला है। अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के अभिमन्यु UAV के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाले, जो एक लो RCS जेट पावर UAV होने वाला है, जो नेवी के MiG-29 के फाइटर जेट्स और फ्यूचर के रफाल M के साथ लॉयल विमेन की तरह ऑपरेट करने वाले हैं। खास बात यह कि इंडियन नेवी ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक मिनिमम परचेज क्वांटिटी को भी फिक्स कर रखा है, जिसका मतलब ये है कि जैसे ये सिस्टम कंप्लीट होगा, ऑपरेशनल होगा, नेवी की तरफ से एक फिक्स्ड क्वांटिटी में सिस्टम को इंडक्ट किया जाएगा। अभी जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उसमें अभिमन्यु के लिए एक मॉड्यूलर और स्केलेबल आर्किटेक्चर डिजाइन को किया जा रहा है, जो फ्यूचर के प्लेटफॉर्म्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इजीली इंटीग्रेट किया जा सकेगा। ये ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम इंडियन मिलिट्री को फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजीज के लिए और भी पावरफुल बनाने की उम्मीद किया जा रहा है। इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये एक मल्टी रोल UAV होने वाला है, जिसको नेवी की अलग अलग तरह के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये एक 300 kg क्लास का UAV होने वाला है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 0.5 माक तक होने वाली है और ये लगातार 2 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है। साथ ही इसकी कॉम्बैट रेडियस भी लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होने वाली, जो कि इसे इंडियन नेवी के किसी भी मिशन में नेवल फाइटर जेट के साथ जॉइंट ऑपरेशन करने का स्कोप प्रोवाइड करने वाले हैं। अगला अपडेट आर्टिलरी गन की तरफ से। पुणे बेस्ड भारत फौज ने अपना नया मार्क 155 और 45 कैलिबर स्टैंडर्ड की फील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर को सक्सेसफुली रोल आउट कर लिया है। ये सिस्टम पहले वाले मार्क 155 और 39 कैलिबर गन का एक अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है, जो TC-20 अल्ट्रालाइट ट्रक के ऊपर माउंट किया गया था। नए वर्जन में मोबिलिटी, फायर पावर और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की बात की गई है, जो इसे एक मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए और भी पावरफुल आर्टिलरी सिस्टम बनाने वाला है। मार्क 155 और 45 कैलिबर स्टैंडर्ड का हाउजर को एक 4x4 चेसिस के ऊपर माउंट किया जा रहा है, जिससे ये हर टेरेन में आसानी से ऑपरेट कर सकेगा। ये सिस्टम 30 डिग्री तक की ग्रेडियंट को भी इजीली हैंडल कर सकता है, जो डिफिकल्ट टेरेन में भी इसकी इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने वाला है। कॉम्बैट ऑपरेशन में स्पीड और एजिलिटी काफी मायने रखता है और इस वजह से इस सिस्टम को दिन में सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर और रात में बस 2 मिनट के अंदर ही डिप्लॉय किया जा सकता है और ऑपरेट करने के लिए तैयार किया जा सकता है। ये फीचर इसको डायनामिक बैटलफील्ड कंडीशन में एक टैक्टिकल एडवांटेजेस को प्रोवाइड करने वाला है। अम्युनिशन कैपेबिलिटी भी इस हाउजर की एक और खासियत है, क्योंकि ये सिस्टम नेटो स्टैंडर्ड और इन सर्विस अम्युनिशन को फायर करने के लिए डिजाइन किया गया, जिस वजह से ये ऑलमोस्ट हर तरह के अम्युनिशन को फायर कर सकता है। इसके साथ ही इन गन्स में 18 राउंड की ऑनबोर्ड अम्युनिशन कैरिंग कैपेसिटी भी दिया गया है, जो सस्टेन्ड फायर को प्रोवाइड कर सकते हैं। 39 कैलिबर स्टैंडर्ड से 45 कैलिबर स्टैंडर्ड में शिफ्ट होने की वजह से अब ये बेहतर रेंज और फायर पावर को भी प्रोवाइड करने वाली, जो मॉडर्न बैटलफील्ड की डिमांड्स को पूरा करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की सबमरीन को लेकर है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी अंडर वाटर कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए बहुत ही बड़ा कदम लेने का फैसला किया गया है। नेवी की तरफ से अभी मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ 36,000 करोड़ के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज किया जा रहा है, जिसमें 3 नए स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये डील 31 मार्च से पहले साइन करने की बात की गई है, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को लेकर होने वाली, जो पहले के मुकाबले अभी 3 गुना ज़्यादा होने वाला है। नए डील में एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की कॉस्ट लगभग 12,000 करोड़ तक होने की बात की गई है, जो डिफेंस एनालिस्ट के बीच बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा बन चुका है। कंपैरिजन करें तो इनिशियल प्रोजेक्ट 75 के अंदर पहले जो 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाई गई थी, उनकी टोटल कॉस्ट 21,000 करोड़ के आसपास की थी, जिसमें से हर सबमरीन की कॉस्ट करीब 3,500 करोड़ के आसपास पड़ रहा था। अब नए डील में एक ही सबमरीन की कॉस्ट पहले के मुकाबले 3 गुना के आसपास बढ़ने वाला है, जो बजटरी इंप्लीकेशन को लेकर सीरियस कंसर्न खड़े कर रही हैं। हालांकि इन सबमरीन में पहले से ही AIP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी पैक को इंक्लूड किया जाएगा, जो कि पहले के सबमरीन में मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी सेम डिजाइन और डायमेंशन की सबमरीन के लिए प्राइस 3 गुना तक इंक्रीज होना कुछ ज़्यादा ही महंगा लग रहा है।
ऑफिशियल का कहना है कि नए सबमरीन में लोकल कंटेंट का परसेंटेज भी पहले के मुकाबले ज़्यादा होने वाला है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा बढ़ रही है तो कॉस्ट कम होने की वजह इतनी तेजी से ऊपर क्यों जा रहा है। जनरली लोकल प्रोडक्शन फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करता है और साथ ही कॉस्ट को भी रिड्यूस करने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। इसी वजह से अभी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी पर सवाल उठाना शुरू किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की मॉडर्न असॉल्ट राइफल की तरफ से है। इंडियन आर्मी अपनी इन्फेंट्री कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक इस साल 70,000 के आसपास AK-203 असॉल्ट राइफल्स इंडियन आर्मी को डिलीवर किए जाने वाले हैं, जबकि 2026 तक एडिशनल 1 लाख राइफल्स को इंडियन आर्मी को सप्लाई किया जाएगा। AK-203 राइफल्स का पहला बैच 2024 में इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया था, जिसमें 35,000 के आसपास राइफल को आर्मी को सप्लाई किया गया था। अभी इन राइफल के प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश की अमेठी में मौजूद इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड की फैसिलिटी में किया जा रहा है। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, जो सिर्फ इंडियन आर्मी को मॉडर्न इक्विपमेंट से इक्विप नहीं करेगा, बल्कि स्मॉल आर्म की सेगमेंट में हमारी इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने वाला है। AK-203 का इंडक्शन इंडियन आर्मी के पुराने इंसास राइफल को रिप्लेस करने के लिए किया जा रहा है, जो कई दशकों से हमारे सर्विस में है। ये सिर्फ एक नए हार्डवेयर का इंटीग्रेशन नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी की ऑपरेशन इफेक्टिवनेस को और रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टेप भी होने वाला है। AK-203 सुपीरियर एर्गोनॉमिक्स, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को प्रोवाइड करता है, जो इसे हर कॉम्बैट कंडीशन में एक रिलायबल वेपन के तौर पर एस्टेब्लिश करने वाला है। इस डील का एक और बड़ा हाईलाइट इसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट होने वाला है। आर्मी ऑफिशियल के मुताबिक 2025 तक AK-203 राइफल्स में इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा को 30% तक इंक्रीज किया जा रहा है, जो कि आगे चल के और भी धीरे धीरे इंक्रीज होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट माइक्रोवेव वेपन की तरफ से है। एरो इंडिया 2025 के दौरान इंडियन डिफेंस स्टार्टअप टॉनबो इमेजिंग की तरफ से एक नए ग्राउंड ब्रेकिंग वेपन सिस्टम को रिवील किया गया, जिसका नाम वेव स्ट्राइक बताया गया। एक हाई पावर माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है, जिसे एक वाइड रेंज की थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वेव स्ट्राइक हाई पावर माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिसरप्ट डिसेबल कर सकता है, जो इससे एक नॉन लीथल और एडवांस ऑप्शन बनाता है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम करने से लेकर यूएवीज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को न्यूट्रलाइज करने तक कई तरीके से काम कर सकता है। इसका यूज मॉडर्न वॉरफेयर में इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट को टैकल करने के लिए एक नए अप्रोच के रूप में सामने आ सकता है। इस वेपन सिस्टम में सर्च एंड ट्रैक रडार के साथ साथ एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी मौजूद है, जो प्रिसाइज टारगेटिंग को इंश्योर करती है। ये कॉम्बिनेशन वेब स्ट्राइक को हाई एक्यूरेसी के साथ साथ एनिमी टारगेट को डिटेक्ट और एंगेज करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ऐसे सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक बैटलफील्ड में गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। वेब स्ट्राइक मोबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया और इसको एक ट्रेलर के ऊपर माउंट किया जा सकता है, जो किसी भी 4x4 व्हीकल के ऊपर या लाइट मोबिलिटी व्हीकल के साथ कनेक्टेड किया जा सकता है, जिससे ये रैपिड रिस्पांस ऑपरेशन के लिए और रिपोजिशन के लिए एक आइडियल चॉइस बन सकता है। मॉडर्न डायनामिक बैटलफील्ड में स्पीड और एजिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन रहे हैं और वेव स्ट्राइक इन दोनों को एड्रेस कर सकता है। ट्रेडिशनल मुनिशन के मुकाबले हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम एक ही पल्स में मल्टीपल टारगेट को एंगेज कर सकते हैं, स्पेशली स्वैम्प ड्रोन्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव और इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है। अगला अपडेट F-35 की तरफ से है। एरो इंडिया 2025 के दौरान यूएस ऑफिशियल्स ने भारत के पोटेंशियल मिलिट्री सेल्स और मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील पर अपना स्टैंड पूरी तरीके से क्लैरिफाई किया है। अब जैसे कि पिछले 2 एरो इंडिया शो के दौरान F-35 को यूएस की तरफ से भारत में डिस्प्ले किया जा रहा है और अभी भारत को किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट की काफी ज्यादा जरूरत भी है। इसी वजह से पूरे डिफेंस कम्युनिटी में F-35 को लेकर काफी सारे सवाल हैं कि क्या इसे यूएस भारत को ऑफर करने वाला है, और अगर करने वाला है तो इसकी क्या प्रोसीड्यूर्स होने वाली है। तो इसी को क्लैरिफाई करते हुए यूएस की तरफ से बात बताया जा रहा है कि जहां तक F-35 की बात रही तो इससे यूनाइटेड स्टेट कभी भी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में भारत को ऑफर नहीं करने वाला है, क्योंकि इस टेंडर में टीओडी का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है और यूएस कभी भी F-35 की टेक्नोलॉजी को इतनी आसानी से किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर भारत F-35 को भी एक्वायर करना चाहता है तो इस पॉसिबिलिटी को भी पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा रहा है। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर भारत अपने तरफ से F-35 को खरीदने के लिए फॉर्मली रिक्वेस्ट करता है और इसके लिए यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दिया जाता है तो ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है। पहले भारत की तरफ से रशियन ओरिजिन S-400 सिस्टम को खरीदने की वजह से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से डायरेक्टली F-35 को भारत को ऑफर करने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन अभी बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, खास करके चाइना और पाकिस्तान की बढ़ रही एयर पावर को देखते हुए, यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी F-35 को भारत को ऑफर करने के लिए एक और रास्ता को ओपन रखा गया, जिसमें जरूरत पड़ने पर बातचीत ओपन करने के लिए
यूएस तैयार होने वाला, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से F-35 को खरीदने के लिए अपना कोई भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया। और साथ ही अभी रशिया की तरफ से भी अपनी Su-57 को भारत को फॉर्मली ऑफर किया जा रहा है। तो भारत के पास अभी दो ऑप्शन मौजूद होने वाला है, जहां पर हम चाहे तो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीद सकते हैं, लेकिन अभी तक इसको लेके भारत की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।